एक बहुत ही खुशहाल और हरा भरा गांव था। वहां के लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को गांव के चौक पर अपनी छोटी मोटी दुकानें लगाकर गुजारा करते थे। उसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, वीरू और जय। दोनों ही बेरोजगार थे और काम की तलाश में भटक रहे थे। एक दिन वे गांव के सबसे पुराने चाय वाले काका की दुकान पर बैठे थे। वीरू: काका, आखिर किस्मत हमसे इतनी रूठी क्यों है? कोई हमें काम पर रखने को तैयार ही नहीं होता। काका: बेटा वीरू, काम मांगने से पहले काम सीखना पड़ता है। तुम दोनों को ना तो खेती का तजुर्बा है और ना ही कोई हुनर, भला कोई तुम पर दाव क्यों लगाए? काका, आपकी बात 100 टप्पे सही है, पर घर वाले अल्टीमेटम दे चुके हैं। अगर 1 महीने में कमाई शुरू नहीं की तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलो, एक काम करो, मेरी दुकान पर कप धोने और मेज साफ करने का काम कर लो। महीने के 60 रुपए दे दूंगा। शुक्रिया काका, पर हमें 1 महीने का समय दीजिए। हम कुछ अपना ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो आपकी शरण में जरूर आएंगे। दोनों वहां से निकले ही थे कि चौक पर एक भीड़ देखी। एक आदमी ऑटो में कुछ बेच रहा था। जय: वीरू देख, उस ऑटो वाले के पास कितनी भीड़ है। आखिर ऐसा क्या बेच रहा है वो? चलो अभी नहीं जाते, जब भीड़ कम होगी तब पूछेंगे। भीड़ छटने के बाद वे ऑटो वाले के पास पहुंचे। जय: भाई साहब, बड़े चर्चे हैं आपकी दुकान के, क्या बेच रहे हो? ऑटो वाला: ये लजीज मटन बिरयानी है भाई, घर से बनाकर लाता हूँ और यहाँ बेचता हूँ। इस बिरयानी के दम पर ही मैंने ये नया ऑटो खरीदा है। वाह, क्या बात है भाई, क्या आप हमें भी ये हुनर सिखा सकते हैं? हम बेरोजगार हैं, सीख जाएंगे तो अपना भी गुजारा कर लेंगे। ऑटो वाला हंसते हुए: अरे भाई, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। अगर तुम्हें सिखा दिया तो तुम मेरी बगल में दुकान खोलकर मेरी छुट्टी कर दोगे। चलो अपना रास्ता नापो। दोनों मायूस होकर वहां से चल दिए। जय: देखा वीरू, 4 पैसे क्या आ गए, इंसान जमीन छोड़ देता है। अगर वो सिखा देता तो हम भी कल से काम शुरू कर देते। छोड़ उसे जय, हमें बिरयानी बनानी नहीं आती तो क्या हुआ, मेरी माँ तो उस्ताद है, चलो उनसे सीखते हैं। वैसे भी वो ऑटो वाला दोपहर बाद आता है। अगर हम सुबह ही दुकान खोल लें तो सारा बाजार हमारा होगा। दोनों वीरू के घर पहुंचे। माँ उन्हें साथ देखकर चौंक गई। आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम दोनों एक साथ घर पर, और वो भी सूरज ढलने से पहले? माँ जी, आज एक बहुत जरूरी मदद मांगने आए हैं। अगर आप साथ देंगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बोलो बच्चों, क्या बात है? माँ, आप हमें अपनी मशहूर बिरयानी बनाना सिखा दो। हम गांव के चौक पर दुकान खोलना चाहते हैं। पर अचानक बिरयानी ही क्यों? क्योंकि गांव में इसकी बहुत मांग है माँ। हमने देखा है कि लोग इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं। बस एक समस्या है, हमारे पास ठेला नहीं है। अरे पागल, तुम्हारे पिताजी का पुराना जनता ढाबा बरसों से बंद पड़ा है। तुम उसे ही साफ करो और कल से काम शुरू करो। जाओ, पहले सामान लेकर आओ। माँ ने दोनों को बारीकी से मसाले भूनना और चावल पकाना सिखाया। अगले दिन उन्होंने ढाबा खोल दिया। तभी गांव का एक लड़का बबलू वहां आया। अरे वीरू, जय, तुम दोनों ढाबा चला रहे हो? हाँ भाई, गांव में बिरयानी की कमी थी सो हमने बीड़ा उठा लिया। हम सुबह 7 बजे से ही शुरू कर देते हैं ताकि खेतों पर जाने वाले मजदूर भी पेट भर कर जा सकें। कीमत क्या रखी है? वो ऑटो वाला तो 110 रुपए लेता है। हमने सोचा कि गांव वालों के लिए 110 रुपए बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम सिर्फ 75 रुपए में भरपेट प्लेट दे रहे हैं। शानदार, इतनी कम कीमत पर तो तुम्हारी दुकान छा जाएगी। धीरे धीरे ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। अगले दिन जब वे सामान लेने जा रहे थे तो उन्हें वही ऑटो वाला मिला जो काफी गुस्से में था। क्या बात है भाई साहब, आज इतनी जल्दी बाजार में? ऑटो वाला: क्या करूं, कुछ अनाड़ियों ने धंधा खराब कर रखा है। अगर जल्दी नहीं आऊंगा तो मेरे ग्राहक उस नए ढाबे पर चले जाएंगे। जय मुस्कुराते हुए: मेहनत कीजिए भाई साहब, हमारी बिरयानी तो 75 रुपए की है, लोग तो वहीं आएंगे। 75 रुपए? तुम लोग डूबोगे और मुझे भी डुबाओगे। इस दाम में तो साइकिल भी नहीं आएगी। तभी मुखिया जी वहां बिरयानी चखने आए। मुखिया जी: वीरू बेटा, सुना है तुम्हारी बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक पहुंच गया है। 1 प्लेट यहाँ लगाओ और 1 मेरे बेटे के लिए पैक कर दो। अभी लीजिए मुखिया जी। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? वो तो बस घर पर पड़ा रहता है, नकारा कहीं का। मुखिया जी, बुरा मत मानिएगा, पर अगर उसे कोई काम नहीं सिखाया तो वो पिछड़ जाएगा। उसे भी कुछ काम करने को कहिए। मुखिया जी घर गए और अपने बेटे को डांटा। उनकी पत्नी ने कहा कि आप ही उसके लिए कोई काम ढूंढिए।
मुखिया जी ने सोचा कि बिरयानी का काम सबसे बढ़िया है। वे सीधे ऑटो वाले के पास पहुंचे। मुखिया जी, देखो, तुम मेरे गांव में व्यापार करते हो, तुम्हें मेरे बेटे को ये बिरयानी बनाना सिखाना होगा। मुखिया जी, मैं तो गांव छोड़कर जा रहा हूँ। उन लड़कों ने मेरा धंधा चौपट कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बेटे को सिखा दूंगा। इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और आपका बेटा उनका ढाबा बंद करवा देगा। ऑटो वाले ने मुखिया को सब सिखा दिया और चलते चलते एक कड़वा सच बताया। मुखिया जी, बाजार में चिकन बहुत महंगा हो गया है, 75 रुपए में तो घाटा ही होगा। उन लड़कों को अब असलियत पता चलेगी। इधर ढाबे पर वीरू और जय परेशान थे। जय, वीरू, चिकन के दाम तो आसमान छू रहे हैं, अब हम 75 रुपए में बिरयानी कैसे बेचेंगे? चलो माँ से कोई रास्ता पूछते हैं। माँ, बेटा, अगर चिकन महंगा है तो घबराओ मत, आलू डालो, चिकन आलू बिरयानी बनाओ। आलू सस्ता भी है और स्वाद भी बढ़ा देता है। अगले दिन उन्होंने नई बिरयानी बेची और लोगों को वो और भी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उसमें आलू का सौंधापन था। ढाबा और भी मशहूर हो गया। तभी एक दिन मुखिया जी ढाबे पर आए। मुखिया जी, वीरू, ये ढाबा जिस जमीन पर है वो तुम्हारे बाप ने मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर यहाँ रहना है तो 1 महीने में मुझे 30,000 रुपए दो, वरना ढाबा खाली करो। वीरू और जय दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि ये सच है या झूठ। उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1 महीने में 30,000 रुपए जोड़ लिए। जब वे मुखिया जी के घर पैसे देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुखिया जी एक वकील के साथ बात कर रहे थे। मुखिया जी, वकील साहब, इस ढाबे के जाली कागज मेरे नाम पर बना दो। वो लड़के बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। काम हो जाएगा मुखिया जी, पर पैसे बहुत लगेंगे। ये सुनते ही वीरू अंदर घुस गए। मुखिया जी, हमें लगा था आप हमारे हितैषी हैं, पर आप तो धोखेबाज निकले। मेरे पास माँ द्वारा सहेजे गए असली कागजात हैं और मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता पर कोई कर्ज नहीं था। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और इस वकील का लाइसेंस रद्द करवाते हैं। पुलिस के नाम सुनते ही वकील भाग खड़ा हुआ और मुखिया जी वीरू के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, लालच में आकर मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुखिया जी, आप बड़े हैं इसलिए हम बात यहीं खत्म कर रहे हैं, पर याद रखिएगा, ईमानदारी की कमाई ही फलती है। इसके बाद वीरू और जय का ढाबा गांव की सबसे प्रसिद्ध जगह बन गया और वे दोनों अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद। कहानी रांची के पास बसे एक शांत गांव की है, जहां की हरियाली और लोगों का सादगी भरा जीवन सबको लुभाता था। लोग मिलजुल कर रहते, खेती करते और कुछ अपनी छोटी दुकानों से पेट पालते थे। इसी गांव में बलबीर नाम का एक रसूखदार आदमी था। उसका अपना एक बड़ा अन्नपूर्णा भोजनालय था। बलबीर सिर्फ ढाबा ही नहीं चलाता था, बल्कि उसके कई मकान भी थे जिन्हें वो किराए पर देता था। वो स्वभाव से बहुत घमंडी था और पूरे गांव में उसका खौफ था। कोई उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक सुबह जब बलबीर अपने भोजनालय का शटर उठा रहा था, उसने देखा कि एक लाचार बुजुर्ग उसकी चौखट के पास बैठा है। बलबीर का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोला, ए भिखारी, सुबह सुबह मुंह उठाए यहाँ क्या कर रहा है? भीख मांगनी है तो चौराहे वाले शिव मंदिर जा, यहाँ क्यों दरिद्रता फैला रहा है? मालिक, मंदिर गया था, पर वहाँ के रखवालों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। बोले कि यहाँ बैठने का भी टैक्स देना होगा। अब आप ही बताइए हुजूर, एक फकीर पैसे कहाँ से लाएगा? आपके यहाँ लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए सोचा यहीं बैठ जाऊं। बड़ा दिमाग लगाया है तूने, पर सुन, यहाँ सिर्फ ग्राहक आते हैं, दानी नहीं। अपनी पोटली उठा और यहाँ से 9-2-11 हो जा, वरना मेरा हाथ उठ गया तो तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। बुजुर्ग उदास मन से वहां से उठकर चला गया। बलबीर अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ ढाबे के अंदर चला गया। कुछ देर बाद 2 मुसाफिर उसके ढाबे पर आए। बलबीर ने अपनी स्टाइल में उनका स्वागत किया। आइए, पधारिए। बलबीर के ढाबे का जो खाए वो जन्नत की सैर कराए। एक नेवाला लेंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। भाई, हम यहाँ खाने नहीं, पनाह मांगने आए हैं। हम परदेसी हैं और इस गांव में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखो, मैं समाज सेवा नहीं करता, व्यापार करता हूँ। या तो मेरे यहाँ खाना खाओ या मेरा कमरा किराए पर लो। बोलो क्या चाहिए? हमें सर छुपाने को छत चाहिए। किराया कितना होगा? महीने का 1500 रुपए लगेगा। मंजूर हो तो बताओ। दोनों तैयार हो गए और बलबीर के बताए मकान पर चले गए। घर पहुंचकर पति पत्नी, जिनका नाम आर्यन और प्रिया था, बहुत खुश हुए। आर्यन ने कहा, प्रिया, 1500 रुपए में ये मकान बुरा नहीं है, अब बस काम की तलाश है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें काम ढूंढने की क्या जरूरत, तुम तो खाना बनाने के जादूगर हो। क्यों ना हम चिकन मसाला का एक छोटा ठेला शुरू करें?
अगले दिन आर्यन ने गांव के चौक पर अपना ठेला लगाया और शाही चिकन मसाला बनाना शुरू किया। उसकी खुशबू हवा में ऐसी घुली कि लोग खींचे चले आए। गांव के 2 युवक वहां रुके और बोले, भाई ये क्या लाजवाब खुशबू है, क्या बना रहे हो? ये मेरा खास चिकन मसाला है भाई, एक बार चखेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सिर्फ 70 रुपए प्लेट है। उन दोनों ने एक एक प्लेट चखी और झूम उठे, वाह, इतना स्वाद तो हमने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं पाया। ऊपर से पेट भी भर गया। देखते ही देखते पूरे गांव में आर्यन के चिकन की चर्चा होने लगी। दूसरी ओर बलबीर का ढाबा खाली पड़ा रहने लगा। तभी वही पुराना भिखारी बलबीर के पास से गुजरा और तंज कसते हुए बोला, क्या हुआ बलबीर बाबू, हवा का रुख बदल गया क्या? गरीबों को सताओगे तो कुदरत अपना हिसाब बराबर करती ही है। बलबीर गुस्से में बोला, ए बुढ़े, अपनी सीमा में रह वरना यहीं गाड़ दूंगा। तू खुश क्यों है? खुश क्यों ना हो, तुझे खबर भी है कि गांव का एक नया चिकन वाला तेरे ढाबे की नींव हिला चुका है। लोग अब तेरे यहाँ सड़ी सब्जियां नहीं, उसके यहाँ का मसाला खाने जाते हैं। बलबीर आग बबूला होकर देखने गया कि आखिर वो चिकन वाला है कौन। जब उसने देखा कि ये तो वही आर्यन है जिसे उसने कमरा किराए पर दिया था, तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो तुरंत आर्यन के घर पहुंचा और चिल्लाया, आर्यन, सामान बांध और अभी के अभी मेरा घर खाली कर, मुझे तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आर्यन हैरान रह गया, पर मालिक, मैंने तो किराया भी समय पर दिया है, फिर अचानक ये क्यों? बलबीर ने गुर्राते हुए कहा, मैं अपने ही दुश्मन को पालूं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, तो मेरा धंधा चौपट कर रहा है, निकल यहाँ से। प्रिया ने बीच बचाव करते हुए कहा, छोड़िए आर्यन, इनके जैसे संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति के यहाँ रहने से अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। वे दोनों वहां से विदा होकर दूसरे गांव रतनपुर पहुंचे। रतनपुर बहुत ही प्रगतिशील और सुंदर गांव था। वहां वे मुखिया जी से मिले। मुखिया जी नेक दिल इंसान थे। उन्होंने आर्यन की व्यथा सुनी और बोले, बेटा, यहाँ तुम बेझिझक रहो, मैं तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा और काम करने की अनुमति भी। इस गाँव में सबका स्वागत है। आर्यन ने रतनपुर में रतनपुर स्पेशल चिकन के नाम से ठेला लगाया। यहाँ के लोगों ने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। धीरे धीरे वहाँ भी आर्यन की शोहरत बढ़ गई। लेकिन वहीं पास में सतीश नाम का एक वड़ा पाव बेचने वाला था, जिसकी बिक्री एकदम गिर गई। सतीश अपनी पत्नी से कहा, ये नया लड़का हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहा है, लोग अब मेरा वड़ा पाव छोड़कर उसका मांसाहार खा रहे हैं। सतीश ने उसे हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वो एक ढोंगी तांत्रिक के पास गया और उसे 500 रुपए देकर कहा, महाराज, आपको गांव वालों को डराना होगा कि चिकन खाना पाप है और इससे अनर्थ हो जाएगा। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच धुनी रमाए और उपदेश देने लगा, गांव वालों, मुझे आभास हो रहा है कि गांव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जो लोग मांस का सेवन कर रहे हैं उन पर प्रेत आत्माओं का प्रकोप होगा। गांव वाले पहले तो डरे, पर मुखिया जी के हस्तक्षेप और आर्यन की सफाई के बाद वे तांत्रिक की बातों में नहीं आए। तब सतीश ने तांत्रिक को एक और चाल चलने को कहा। तांत्रिक ने गांव के एक लालची युवक को लालच दिया कि वो आर्यन का चिकन खाकर बीमार होने का नाटक करे। अगले दिन वो युवक आर्यन के ठेले पर गया और चिकन खाते ही पेट पकड़कर चिल्लाने लगा, बचाओ, इस चिकन में जहर है, मेरा पेट फटा जा रहा है। तांत्रिक बाबा सही कहते थे, ये खाना हमें बीमार कर देगा। भीड़ जमा हो गई। लोग डर के मारे आर्यन के ठेले से दूर हटने लगे और सतीश के वड़ा पाव की दुकान पर भीड़ लग गई। सतीश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रात को सतीश और तांत्रिक एक सुनसान जगह पर मिले। सतीश ने कहा, वाह बाबा, आपकी एक्टिंग और उस लड़के के नाटक ने तो कमाल कर दिया। अब मेरा धंधा फिर से चमक उठा है। तांत्रिक बोला, पैसे का कमाल है सतीश, पर याद रखना ये बात किसी को पता न चले। वे दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि आर्यन झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन आर्यन मुखिया जी के पास पहुंचा और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाई। मुखिया जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाई और सतीश और तांत्रिक को सबके सामने पेश किया। जब सच सामने आया तो गांव वालों ने सतीश और तांत्रिक को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। मुखिया जी ने आर्यन का हाथ थामा और कहा, बेटा, मेहनत का स्वाद कोई षड्यंत्र नहीं छीन सकता, तुम अपना काम जारी रखो। आर्यन और प्रिया फिर से खुशी खुशी अपना काम करने लगे और रतनपुर के लोग अब और भी चाव से आर्यन के हाथ का जायका लेने लगे। सीख, सच्चाई और मेहनत के रास्ते में चाहे कितनी भी अड़चने आए, जीत हमेशा